हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल कैनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप देख ही रहे होंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें भी ये सारा मैंने फैक्टर्स के फ्लो चार्ट बनाए थे। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में नोट नहीं किया वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लो और ये देख लो। तो हम लोग उसी लेक्चर नंबर 2 की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं और ये टॉपिक हमारा आज है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन रेट, और उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। चलो न्यूमेरिकल तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है, वो एंड में करा दूंगा। बाकी हम सोच रहे हैं कि आज लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में भी आगे सारा कॉन्सेप्ट करवा के तो उसमें रेट कांस्टेंट वगैरह की भी आपको नॉलेज दी जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2 मिनट रिवीजन। तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द पूरा रिएक्शन मिक्सचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है, वैसे कुछ बुक्स में एक फैक्टर और भी लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, वो वैसे ही मैं लिखा दूंगा। स्टेट पे भी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लो बेटा 1 बाय 1 सारा शुरू करते हैं। तो पहला फैक्टर लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखो जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये लिखो। लो जी, इधर साइड में मैंने एक छोटा सा टॉपिक करवाना आपको, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। वो साइड में कराऊंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली जो कंसंट्रेशन है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगी, मतलब डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन, उसको ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेट ए ऑफ ए गिव्स प्रोडक्ट, ये लो मान लो, याद रखना दिस ए इज द रिएक्टेंट और ये ए जो उसका मोल है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो रेट है, रेट याद रखना माइनस डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बेसिकली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है, और एक्स क्यों लगाते हैं? वो चेंज हुई इन टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक के लगाऊंगा, ए की पावर ए लगा दूंगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सपेरिमेंटल है, ये जो एक्सप्रेशन है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब सिंपली जो जैसी इक्वेशन आई वैसे लिख देंगे, जैसी इक्वेशन वैसे लिख देंगे। ठीक है, सपोज हमने 2 अमोनिया और N2 H2 के 3 लिखे, तो यहाँ पर रेट में ऐसे लिखूंगा माइनस वही dx बाई dt इक्वल टू के अमोनिया की कंसंट्रेशन पावर 2। ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोल पाले का। ठीक हो गया। आपने एक चीज देखी इधर के जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। बस यहीं से वो पॉइंट हमने शुरू करने हैं। पहला फैक्टर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक, तो इसमें आप एक चीज लिख लो, कुछ चीजें कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स ही लिखना, प्रोडक्ट नहीं लिखना कभी भी, रिएक्टेंट्स ओनली, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में बनते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर कोफिशिएंट, ऐसे लिखो।
ठीक है, ये पक्का। इससे फिर कुछ बातें दिमाग में आती है ऑब्जेक्टिविटी में। जैसे ऑब्जेक्टिव में वो ऐसे पूछते हैं कि रेट विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा? तो उसका आंसर नोट कर लो, जब टाइम टी 0 होगा। वो क्यों? क्योंकि टाइम टी 0 पे जो कंसंट्रेशन है वो होती है मैक्सिमम, जिसको हम C0 बोलते हैं। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मोल पर लीटर मैक्सिमम है। फिर पूछते हैं कि रेट मिनिमम कब होगा? वो जब टाइम इंफिनिटी है। ठीक है, फिर ऐसा कि जो रेट है, ठीक है, और अगर आप कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ और दूसरे नंबर पे रेट और टाइम का ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा? देखो ये तो पक्का पता है, ये तो ऐसे ही आएगा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रेट ज्यादा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है। और कंसंट्रेशन टाइम के इनवर्स है कि जैसे टाइम बढ़ा होगी कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन रिएक्ट करेगी ना, तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो टाइम के साथ इसका ये ग्राफ है, ऐसे दोनों बना लो। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा, जैसे टाइम बीतेगा रेट कम होगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये कुछ चीजें इस तरीके से हमने कंसंट्रेशन की। अब क्वेश्चन देखिए, ये तो छोटे छोटे से वैसे फैक्टर, कंसंट्रेशन कम मैक्सिमम है, कम मिनिमम होगी, उसके अकॉर्डिंगली रेट चलेगा। ये तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कर लिया। अब ना एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, वो लिखवाता हूं। लिखो जी, ऐसे क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ फ्यूल will be fastest in A air, B pure मतलब 100% ऑक्सीजन, C प्योर नाइट्रोजन, D सेम इन एयर एंड प्योर O2। चलो क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन नोट कर लिया, आंसर देखते हैं इसका। बोर्ड में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि क्यों ऐसा है, उसका रीजन मैं नीचे नोट करूंगा। पहले आप सोचो क्वेश्चन में क्या चीज है। देखो हमें पता है कि जैसे ये फ्यूल है, फ्यूल की बर्निंग के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। फ्यूल की बर्निंग के लिए यहाँ बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ निकलती है एनर्जी। आप सबको पता है वो डेल्टा एच कंबशन होती है। फ्यूल मान लो जैसे CH4 है, या कोई बेंजीन, या कोई भी कैरोसिन, पेट्रोल, ये मान लो। यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट होना चाहिए। एयर में ऑक्सीजन 20% होती है, बाकी नाइट्रोजन। प्योर में 100% है, इसमें तो O2 है ही नहीं, सेम हो नहीं सकता, आंसर इसका B है। नाइस। तो एक्चुअल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी हमने क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से हमने चलानी है आगे। लो जी, ये पहला फैक्टर हमने खत्म किया अभी तक। और फर्स्ट फैक्टर इज द हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। एक चीज पल्ले बांध लो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, बस। हाँ जी, क्या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। चलो जी, फैक्टर नंबर 2 वो क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये लो, देखो हर एक रिएक्टेंट अपने आप में यूनिक है, स्पेसिफिक है। लिखो, डिफरेंट रिएक्टेंट रिएक्ट डिफरेंटली बिकॉज डिफरेंट chemical
बिहेवियर, उस केमिकल बिहेवियर में क्या आता है? उस केमिकल बिहेवियर में आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से लिंक होती है बॉन्ड लेंथ, उससे लिंक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यहां एक चीज नोट कर लो, इफ बॉन्ड इन द रिएक्टेंट आर स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा, जो रेट है वो लेस होगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, ओल्ड बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे, बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है रिएक्टेंट का, वो टूटेगा ही नहीं। एंड जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, स्टेबल। तो मतलब वो जो रिएक्टेंट है वो फुल स्पीड से नहीं, थोड़ी स्पीड से स्लोली रिएक्ट करेगा। ये बात समझ ली। कुछ बातें और बताता हूं। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक अपने पास CO है, एक अपने पास NO है। CO का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप वैसे निकालो 6 + 8 = 14, तो 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, जैसे नाइट्रोजन का नहीं होता ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है O से C की तरफ। इसका निकालोगे 7 और 8 15, 15 वाले का होता है 2.5। 2.5 का मतलब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में एक तो होता है डबल बॉन्ड, बाकी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हुआ, ऐसे लिख लो 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हाई हुआ, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, तो उससे क्या होगा, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां लिखो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, द बॉन्ड ऑर्डर लेस थोड़ी will be the rate of reaction, ठीक है, वो स्लो रिएक्ट करेगा। मैं आपको एक रिएक्शन एग्जांपल देता हूं। CO है, हाफ O2 है, प्रोडक्ट CO2 बनेगा, इसका हमने रेट देखना, ये स्लो होगा। NO है, फिर उसमें हाफ O2 लगाया, NO2 बना, इसकी रिएक्शन फास्टर है, मतलब इसका रेट हाई है, समझे। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इसमें ये जो NO बॉन्ड था, इसका बॉन्ड वीक है इसका, और इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है। तो हम लोग इसमें ये इसीलिए लिखा बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CO ग्रेटर देन NO, ये हमने इसका लॉजिक लगाया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे। ये मान लीजिए चलो, मतलब ये तो एक एग्जांपल है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पूरी केमिस्ट्री में कितने सारे तो हमने वो देखे हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर, और कितने सारे मॉलिक्यूल देखे हुए हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, वन मोर एग्जांपल। देखो, एक अपने पास N2 है, एक O2 है, इसका आपको अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए, रिएक्टिविटी कोई एक और कॉमन रिएक्टर ले लेंगे। कॉमन क्या लोगे? हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो कॉमन। उसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये बना देगा अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये बना देगा वाटर। और रिएक्टिविटी में ऐसा ऑर्डर है ये, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसीलिए ये रिएक्शन स्लो होगी। ऑक्सीजन में क्या है? डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड, और ये वीक है इन कंपैरिजन टू N2। और अल्टीमेटली अगर आप एयर में ये देखो कि एयर में N2 ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है, तो N2 ज़्यादा है क्योंकि उस एयर में N2 रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए ऑक्सीजन रिएक्ट कर करके यूज हो के वो 20% तक रह जाती है, और जो अपने नाइट्रोजन है वो 78% के आसपास बचा रहता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। तो अल्टीमेटली ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर हमें आने चाहिए, ठीक है। ये हमने पॉइंट नंबर 2 कर लिया, जिसमें ये प्रूव किया कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको जब सब्जेक्टिव असाइनमेंट मिलेगी तो उसमें ये सब क्वेश्चन एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं कि ये ऐसा क्यों है। चलो जी नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट। ठीक, अब टेम्परेचर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली। पहले मैं एक काम कर दूं, आपको बता दूं, देखो जैसे ये एक ए और ए एक आई का मॉलिक्यूल है, दूसरे नंबर पे ये बी और बी का मॉलिक्यूल मतलब B2, और इधर जो आगे बना वो ए भी बना, ठीक है। यहां 2 आ गया, 2 मोल। बहुत इजी, आप सोचो, जब तक एक मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी दूसरे को ऐसे कोलाइड नहीं करता, टच में नहीं आता, कांटेक्ट में नहीं आता, कोलिजन, इसको कोलिजन बोलते हैं, टक्कर मारना, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन होती नहीं है, मैं इतना लिख दूंगा इधर कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन होता है, कोलिजन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kb इंटू टी, स्टेट्स ऑफ मैटर में आया था फॉर्मूला, समझ आ गई बात। एक चीज पक्का इधर निकली कि हम लोग लो टेम्परेचर की बजाय अगर हाई टेम्परेचर पे किसी रिएक्टेंट को रखेंगे, उसको हीट करेंगे, रिएक्शन एकदम तेज होगी, और ये मोस्टली ऐसे होता है। लिखो जी, रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर एट हाई टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन, ये ना ध्यान रखना, आगे इस चैप्टर के एंड में एक वर्ड भी आएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, नोट कर लो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है ना, साइकिल पर सेकंड, वो वाला, ठीक है, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे सामने दो इसके प्रूफ हैं, दो प्रूफ हैं, मैं वो सारे दोनों के दोनों प्रूफ यहां लिखने वाला हूं। एक तो ये था, देखो सिंपल बात लिखी हमने, ठीक है। हमारे पास दो प्रूफ है, अभी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ, वैसे न्यूमेरिकल इसके आगे भी आने। प्रूफ नंबर 1, ये वैसे लिखना आपने, क्या इधर हमने लिखनी है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, यहां लिखना अपने फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है जी। किसी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल है वो सारे एक स्पीड के नहीं होते, बिल्कुल एक स्पीड के नहीं होते, कोई स्लो होता है, कोई वेरी फास्ट होता है, कोई मॉडरेट होता है। तो क्योंकि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने वाला हूं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये है मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रैक्शन ये है, और इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की हुई है।
ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया T1 टेम्परेचर पे, ऐसे लिख लो, इस पे T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब अपने क्या किया, ये रिएक्शन भली अच्छी हो रही थी, हमने उसको हीट कर दिया, हीट किया तो ग्राफ ही ऐसा आया। सोचोगे कि सर इसमें और इसमें क्या फर्क है। लो टेम्परेचर वाला ग्राफ में ये फ्रैक्शन था लो टेम्परेचर का, दिस इज अ फ्रैक्शन लो टेम्परेचर, और जैसे मैंने हीट किया, रेड किया, उसको लाल कर दिया, तो ये वाला फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि तुमने क्या चीज सीखी। ये पॉइंट है स्लो का और ये पॉइंट है फास्टर का, फास्टर, ठीक है। एक चीज और नोट करो, ये कर्व इसमें T2 पे है और T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। ये भी मोस्ट ऑफ वेलोसिटी है, बट इसको मैं अल्फा 1 बोलता हूं, इसको अल्फा 2 बोलूंगा। ये सारा स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस 1 के कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई किया हुआ है। एक लाइन लिखवाता हूं, कौन सी, ऑन हीटिंग, अगर अपने हीट करें तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ स्लो मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू फास्टर, ये लो, स्लो वाले फास्टर में चेंज होते हैं। यहां एक बार लिख देता हूं, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 10 डिग्री कर दी, तो जो रेट है ऑलमोस्ट डबल होता है। ये एक ना आगे जाके ऑर्डर आएगा, उसमें अपने नोट करना फर्स्ट ऑर्डर में, भी ऑर्डर तो आपके बस की बात ही नहीं है, ये फैक्ट है। मतलब जैसे 2 मोल पर लीटर पर सेकंड है एक रेट 20 डिग्री पे, तो मैं 10 डिग्री बढ़ाऊं, 30 कर दूं, 4 हो जाएगा। उसके बाद 10 और बढ़ा दूं, 4 का डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वो पावर में बढ़ता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 64, ऐसे बढ़ता है, पावर में बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें नोट करनी है, ओके। एक तो ये चीज पक्का पकड़ लिया आपने, टेम्परेचर का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब टेम्परेचर को तो हमने न्यूमेरिकल भी करने हैं, लेकिन वो इस टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, वो जब टाइम ही आएगा स्पेशल एंड में, एंड ऑफ द चैप्टर विल बी द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द टेम्परेचर। अर्हीनियस इक्वेशन आएगी एक इस चैप्टर में, अर्हीनियस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने अप्लाई करनी है। चलो एक और चीज बताता हूं, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट था, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से। ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, इधर एनर्जी है, जब भी हम एनर्जी लेते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, और वो भी एवरेज। यहां पर रिएक्शन की है प्रोग्रेस, उसका मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है, ये इसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं, रिएक्टेंट कैसे चेंज होता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, आराम से, ठीक है। इधर को तो बढ़ेगी किलो जूल, ये प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है जीरो काइनेटिक एनर्जी का। जीरो काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपको पूछा जाए 0 केल्विन में होती है। अब 0 केल्विन तो रिएक्शन लेते नहीं हम थोड़ा सा यहां से ऊपर से शुरू करते हैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोला ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी, वो 3/2 kBD वाली। यहां पर जो एनर्जी आई इसको बोला मैंने EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कभी भी कोई रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, पहले उसको ऐसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्रॉस करके जाना होता है, थ्रेशोल्ड, इसको बोला मैंने ET, दिस इज थ्रेशोल्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आने हैं, अभी क्योंकि टेम्परेचर का फैक्टर है, मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ इसको टच करवाना है और लेके जाना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये एवरेज है, ये थ्रेशोल्ड है, बीच में गैप तो आएगा ही, इस गैप को बोलते EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इस चैप्टर में
ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लो बच्चे एक चीज पूछूं, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कैसे हो सकती है, मतलब ये वाला गैप कम कैसे हो, सुनो लिखाओ दिमाग, कैसे कम, ये गैप कम कैसे हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जा तो इसको नीचे ले आओ, चाहे इसको ऊपर ले, तभी ये लाइन लंबी जो है छोटी होगी ना, और तो कोई हल नहीं है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो इतनी सी रह जाएगी, इसको नीचे ले आओ तो इतनी सी रह जाएगी। बट ये ध्यान रखना, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, जैसे ये वाला T1 पे है, अगर मैं इसको T2 पे ले जाऊं तो ये वाला जो लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर उठेगी, ऐसे यहां उठेगी, यहां से फिर ऐसे ऊपर जाएगी ऐसे, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगी, और आप देख लो ये जो गैप है कम हो गया, ओके। इसको बोलूंगा मैं E A डैश, ठीक है, ये डैश, क्योंकि टेम्परेचर T1 से ग्रेटर है T2, और जो E A है और उधर E A डैश है उससे ये ज्यादा होगी, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होनी चाहिए ज्यादा एक्टिविटी में। पर किसी को इतना बड़ा बैरियर क्रॉस करना है, किसी को इतना ही करना है, तो यहाँ एक चीज नोट कर लो, वो क्या नोट करेंगे, सुनो ध्यान से, कि अगर हम हीट करते हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज हो जाएगी, एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल will cross the, एक बैरियर है, कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, इसको क्रॉस कर जाएंगे, ये बैरियर है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। मतलब अल्टीमेटली आपने एक चीज देखी, टेम्परेचर का रोल कितना डेप्थ में है। हाँ जी, 2 मिनट रीजन करते हैं। सबसे पहले जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल तेज चलेगी, तेज चलने से क्या होगा, कोलाइड करेंगे, टक्कर मारेंगे, कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट तेज होगी, रिएक्शन तेज होगी, ओके। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जल्दी क्रॉस हो जाएगा, और क्या होगा, स्लो मॉलिक्यूल फास्टर में चेंज हो जाएंगे, और 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से डबल होता रहता है, ठीक है। ये चीज हमने सीखी है कि हाउ इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ टेम्परेचर इज इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मान के चलो इस चैप्टर में बस 1-2 लेक्चर के बाद, जैसे 3rd है, 4th 5th के बाद टेम्परेचर ही आना, क्योंकि ये चैप्टर ही सारा 6-7 लेक्चर का है ही छोटा सा चैप्टर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अब देखिए टेम्परेचर के बाद जो मैंने फैक्टर लिखाया था आपको, वो देखो पहले कौन सा था, वो कैटलिस्ट था, क्या था, कैटलिस्ट था। चलो देखो इसमें कैटलिस्ट का भी रोल आना, देखो चौथा पॉइंट है कैटलिस्ट का, फिर आएगा सरफेस एरिया का। लो जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। लो बच्चे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई और CH3 बना, ओके। ये रिएक्शन वेरी स्लो है और इसमें नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बनता है, ओके। ये हाइड्रोजनेशन बिना कैटलिस्ट के नहीं होती, ओके। मैंने क्या किया, मैंने एक तो निकल ऐड कर दिया और एक टेम्परेचर इतना कर दिया, अब याद आ गया। इसके बाद इथेन बनी और वो उसका एक्सटेंट भी ज्यादा और फास्टर भी होगी,
अब क्वेश्चन आया, ये कैटलिस्ट का रोल क्या हुआ, मतलब कैटलिस्ट ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये रिएक्शन तेज होगी। सुनो ध्यान से, ये निकल है, ये सॉलिड है, सपोज कोई भी कैटलिस्ट अपने ऐड करते हैं ऐसे, तो इसमें निकल के एटम्स पड़े हैं ऐसे, निकल के एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं ऐसे, निकल के एटम है, निकल की अपनी वैलेंसी है, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, ठीक है, ये निकल है, मतलब कोई भी मेटल अपनी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होता है, ये उसका सरफेस है। निकल के सरफेस के ऊपर यहाँ फ्री वैलेंसी होती हैं, ये फ्री वैलेंसी होती है, समझ लो। इथीन का मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे ऐसे आएगा, अब हाइड्रोजन का भी ऐसे आएगा। इस चीज को जो सरफेस पे चिपकना, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। लॉजिक क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब ऐसे तो सारे सरफेस के ऊपर ही एडजॉर्ब हो जाएंगे, अरे सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे तेज हुआ, मतलब एक्चुअली में कैटलिस्ट ने अपना रोल कैसे प्ले किया। यस, सुनो ध्यान से, इससे वॉल्डरवॉल फोर्स बने, ये गैस फ्री थी, उसमें सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हुई, और एडजॉर्प्शन हुई तो माइनस यहां से एक एनर्जी निकली डेल्टा एच एडजॉर्प्शन, ये एक्सो होती है। अगला चैप्टर एक और आएगा सरफेस केमिस्ट्री, इसमें ये आएगा। एनर्जी निकली ओ, यही एनर्जी जो है इसकी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, मतलब जो अपने गैप है वो कम करती है। एनर्जी जो निकली इसमें ये लिखना अपने कि ड्यू टू एडजॉर्प्शन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज, हैंस जो रेट है वो हो गया फास्टर। जैसे इसमें हमने हीट किया था तो ये ऊपर चला गया था, इस केस में जो एडजॉर्प्शन एनर्जी आई तो ये थ्रेशोल्ड ही नीचे आ जाता है, ध्यान रखना, एवरेज तो वही रहती है, वो बेसिकली जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर उसको हीट करोगे तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो का गैप कम, और कैटलिस्ट ऐड कर दो ऊपर वाला तो नीचे आता है, ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक है। इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है, मतलब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, और टेम्परेचर तो ग्राफ कैसा बनता है, ये लो ऐसे लिखते हैं। यहां पर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही चेंज होता है, ये ई आर है और ये ई पी है। नॉर्मल टेम्परेचर टी रखा, वो नहीं चेंज करना आपने, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी सारी थी, और फिर ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये ध्यान रखो, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बोलूंगा मैं विदाउट कैटलिस्ट, और ये थ्रेशोल्ड है ईटी। बनाओ, बना लिया, ठीक है, मैंने कैटलिस्ट सेट कर दिया। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको तो नहीं छेड़ेगा, ये तो नहीं रहेगा, बस इसको नीचे ले आएगा ऐसे ही। ये जो एनर्जी है, नो डाउट ये न्यू कैटलिस्ट एनर्जी है, इसको बोलते हैं EAC, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। चलो जी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मतलब ये हुआ, ये जो गैप है आप समझ गए होंगे, ये गैप किसका है, यही गैप वो है जो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन ने कवर किया, कम किया ना, नीचे किया। ओके, ये है बात। हाँ जी, कैटलिस्ट का रोल क्या है, यस लिखिए, कैटलिस्ट का क्या रोल है। कैटलिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन एनर्जी रिलीज करता है, कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करता है, कैटलिस्ट लो एनर्जी पाथ प्रोवाइड करता है, इसलिए कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। चलो लिखो,
3-4 पॉइंट लिखने हैं जो सीधे ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ट्रू फॉल्स में। ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करने के लिए भी हमें हर कॉर्नर कवर करना होता है, ऐसे नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते इनके बिना। आपने देखा होगा जब मैं ये लेक्चर, आप सारे बच्चे मेरा सुन लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हर एक पॉइंट क्लियर होता है। बिल्कुल, सबसे पहले लॉजिक कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसको, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बस ध्यान रखना, ये कैटलिस्ट वो हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं, क्योंकि आगे जाके नेगेटिव कैटलिस्ट भी आएंगे, कम भी करते हैं। तो कैटलिस्ट जनरली हमारे माइंड में ही आता है, कौन से कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। बाय प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके लिए, फॉर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के लिए, इसके लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन रिलीज हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, एंड इट प्रोवाइड लो एनर्जी पाथ। उसका मतलब जो एक्टिव एनर्जी हमने दो देखी है, एक तो कैटलिस्ट के बिना, कैटलिस्ट के साथ, एक बिना, ये ज्यादा है ना। एक्टिव एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है वो स्लो होता है, बस ध्यान रखना, जिसकी एक्टिव एनर्जी ज्यादा, जिसको ज्यादा अमाउंट चाहिए। देखो जब शुरू में मोबाइल आए थे तो उसके एक्टिवेशन चार्ज के लिए 300 रुपया 200 रुपया सिर्फ एक्टिवेशन चार्ज होते थे, बाद में कॉल शुरू होती थी। आजकल एक्टिवेशन चार्ज है ही नहीं, सबको मोबाइल ले जाता है, सस्ता हो गया ना, एक्टिवेशन लेस होगी, इजीली एक्सेप्टेबल होगी। जब कोई चीज़ कोई सस्ती होती है, लो कॉस्ट होती है, तो बहुत कॉमन होती है। डायमंड इतना महंगा तभी सबके पास नहीं है, लोहा सस्ता सबके घरों में पड़ा है, ठीक है। सिल्वर है, कॉस्ट कम है, आम है। जो चीज सस्ती होती है वो कॉमन होती है, इसीलिए एक्टिव एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन फास्ट होती है, कॉमन हो जाती है। समटाइम्स, कई बार ऐसा भी देखोगे, जो कैटलिस्ट हैं ये इंटरमीडिएट भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए इंक्रीज करते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट को इंक्रीज भी करते हैं। इतना कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। कैटलिस्ट, हमने अभी पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की है, ग्राफ भी बनाओ, पॉइंट भी लिखो, ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में है। अगर आपको सिंपल पूछा है व्हाई द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू राइट इन पैरा। Catalysts are the substance which increase the rate of reaction. It provides surface area, it form intermediates, it release energy of absorption and hence ultimately decrease the energy of activation and provide low energy path. This point, low energy path, मतलब पहले तो इसको यहाँ तक लाना पड़ रहा था, छोटा सा कवर किया। और कैटलिस्ट की भी इफेक्टिवनेस डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो एक चैप्टर ही लग है। चलो जी नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के अपने क्वेश्चंस हैं सरफेस एरिया के, ठीक है। ये लो पांचवा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया का रोल क्या है। सरफेस एरिया का रोल क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया देखना होता है। सरफेस एरिया से कांटेक्ट बढ़ते हैं, कांटेक्ट, ठीक है। मैं ये काम इधर करूंगा, यहां पर ऐसे देखो, मेरे पास कोई 20 ग्राम रिएक्टेंट है, मान लो शुगर है, कोल है, कोला, उसका अपने पास ये एक सिंगल पीस है, ऐसे मैंने क्या किया, इसको क्रश कर दिया, क्रशिंग, फाइनली डिवाइडिंग। 20 ग्राम ही रखे, ये लो सेम मास रखा,
बट मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जिसको बोलते हैं फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल, पूरा ये फाइन पार्टिकल है। इसमें हमने जो टोटल सरफेस एरिया देखना वो इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा। मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक वैसे प्रूफ दिया था। ऐसे ये लो, क्या प्रूफ दिया था कि अगर हम लोग एक हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो इसका हमने सरफेस एरिया निकालना हो तो कितना होगा। और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं इनटू स्मॉल 8 क्यूब्स, मतलब 8 गुना छोटे छोटे क्यूब बना दूं ऐसे, ठीक है। और जो एक क्यूब है उसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर हो, तो यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। लगाते हैं दिमाग, कईयों ने दिमाग लगा भी दिया था। अब चेक करो, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास के एंड तक के सारे पॉइंट नोट किए और सॉल्व करके पहले रख लिया कि नेक्स्ट क्लास में सर ने पूछना है, जब हमने खुद को चेक करना है तो कितना होगा। ओके, सरफेस एरिया देखो, ये एक फेस है, फेस। इसका सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब बना 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे फेस 6 होते हैं, 6 फेसेस इंटू 4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इतना हो गया। अच्छा जी, फेस छोटा हुआ, इस फेस का सरफेस एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 का हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर 8 इंटू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मास वही था और ये देख लो इंक्रीज हो गया। गुड। अरे इस चीज को हम देखेंगे कि सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या है। लो जी, ऑन डिवाइडिंग द reactant into fine particles surface area increase। ओके, मतलब ये काम हमने करना है, ठीक है। देन क्या होगा, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, कांटेक्ट टच करना, सरफेस से टच करती है कोई चीज, वो भी इंक्रीज हो गया कई गुने, मैनीफोल्ड। सिंपल सी बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होना ही होना है, इंक्रीज अकॉर्डिंगली या लीनियरली होना ही होना है। इसके कुछ प्रूफ है। देखो, जो पाउडर्ड कोल है, डस्ट बोलते इसको, ये बर्न फास्टर करती है किससे, देन द लार्ज पीसेस। ओके, बड़े बड़े पीस आते हैं, छोटे छोटे कर लो। पाउडर्ड शुगर, नो डाउट शुगर डिसोल्यूशन इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट, फिर भी हमने उसको भी ऐसे सेम, पाउडर शुगर डिसॉल्व फास्टर देन क्रिस्टल। चलो ये एक और चीज, पेड़ से लकड़ी काटते हैं, बड़े बड़े उसके पीसेस होते हैं, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। हम ये बोलेंगे कि जो वुडन चिप्स है, छोटे टुकड़े ब्रिक्स, वुडन चिप्स कैच फायर क्विकली एज कंपेयर्ड टू द लॉग
ऑफ वुड, लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस सीधे ही पेड़ से उतारे, आग लगा दी, लगी नहीं, छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको कट किया, मशीन कटिंग की या किसी ने किसी इस तरह के टूल से कटिंग की। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं। 5वां पॉइंट खत्म। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डेप्थ की चीज है, रिलेट करनी आनी चाहिए, एग्जाम्पल बेस्ड है। तो ये सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, लिखो जी, वो है कि लाइट का क्या रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में। लाइट का रोल है। लाइट एनर्जी है, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है या कोई भी एनर्जी का कोई और कॉन्सेप्ट इफेक्ट करता है, इसका भी रोल है। लिखो जी 6, ठीक है। तो इसका भी रोल है 6, प्रेजेंस ऑफ लाइट या रेडिएशन, इसका भी रोल है। लाइट रेडिएशन थोड़ा सा बता दूं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन या क्वांटम, ये लाइट के केस में है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो लाइट से चलती हैं, बट बहुत एग्जांपल आपको आते हैं, बहुत एग्जांपल आते हैं। ये लो, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे CH4 + Cl2 सनलाइट से होती है, और फोटोसिंथेसिस, ये सब ये लाइट से चलती है। फिर लाइट का रोल क्या है इसमें लिखो, जो Hν है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी, किसके लिए, टू स्टार्ट द रिएक्शन। और आपको याद होगा पहले Cl और Cl.Cl. ये सारे वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, स्टार्ट करता रिएक्शन को। इसमें जो Hν है वो इक्वल ग्रेटर होनी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, क्योंकि ये बॉन्ड ना इसको तोड़ना है और ये ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए कुछ रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होती हैं। हैंस लाइट also play important role। आप सोचोगे सर लाइट क्यों ली, टेम्परेचर क्यों लिया? टेम्परेचर के इफेक्ट अपने होते हैं, कोई बर्न कर देते हैं। लाइट के कूलिंग इफेक्ट होते हैं, और लाइट की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करके कलर से, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर से हम लाइट की वेवलेंथ से उसकी एनर्जी को बहुत इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 था। अब देखो सारे फैक्टर खत्म हो गए। मैंने शुरू में बोला था कि सारे फैक्टर खत्म हो जाएं, इवन देन एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो में आना चाहिए, और एंड में वो लिख लो। वैसे मैं क्वेश्चन सारे साथ साथ आता गया हूँ, और स्पेशली मुझे क्वेश्चन का यहाँ पर फेज कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन कराऊं, को साथ साथ बीच में जाते रहे। लो जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करो, क्या रेट वर्सेस स्टेट, ये लो। ऐसा कभी नहीं है कि स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, करता है। आप नोट कर लो, सॉलिड से लिक्विड स्टेट से गैसेस की रिएक्टिविटी फास्टर होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऐसे ये नोट कर लो। मान लो आपको आयोडीन की बात ही आ गई, आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन लिक्विड है, और आयोडीन गैस है, रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर आता है। बेसिकली अगर आप इंडायरेक्टली देखो तो आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसको भी रिलेट कर सकते हो। तो ये मैंने वैसे ही एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया, ठीक है। कर ली नोट बात, ओके। अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करवा दूं, क्योंकि हमारा टारगेट एनसीईआरटी भी है, कुछ नए न्यूमेरिकल भी करने हैं, एक दो न्यूमेरिकल करवा दूं।
फिर मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के जो रेट कांस्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, और रेट कांस्टेंट एक्चुअली है क्या चीज। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह सारा मैकेनिज्म। तो इस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। लो जी, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जो पहला न्यूमेरिकल है वो हम लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स एग्जाम्पल 1 लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लो बच्चे लिखो एग्जाम्पल 1। बेसिकली ऐसे लिखा होगा 4.1 स्टेटमेंट लिख देता हूं। लिखो जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये चेंज हो रही है कहां से, फ्रॉम 0.03 मोल, एम है मोल पर लीटर है, टू 0.02 एम इन 25 मिनट्स। तो ये बोलते हैं कि कैलकुलेट करो इसको कैलकुलेट करो एवरेज रेट इन एम मिनट इनवर्स, इसमें कैलकुलेट करो। मैं वैसे आपको बोलूंगा कि आप इसके मोल पर लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन इधर आप लिखेंगे, यहां लिख लो सॉल्यूशन, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई 0.03 एम, एम इन मोल पर लीटर से 0.02 एम इन 25 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट इन मोल पर लीटर पर मिनट। लो बच्चे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, टाइम 0 पे ये इतना था, 25 मिनट के बाद ये इतना रह गया। जो रेट है वो माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी है। डेल्टा चेंज एवरेज है ना, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, पूछे एवरेज है। ये देखो टाइम 25 मिनट ना, ये थोड़ी टाइम 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, बड़ा टाइम इंटरवल है। 25 मिनट तो घड़ी पे आप देख सकते हो। माइनस लगाया, ब्रैकेट शुरू किया, 0 टू फाइनल 0.03 डिवाइड बाय 25। अगर आप ये माइनस और इस माइनस को देखोगे तो यहाँ पर आपको 0.01 डिवाइड बाय 25 आएगा, और इसका आंसर ये m है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻, -2 और -4 m मिनट, मतलब मोल पर मिनट इसमें आया। मोलैरिटी मोल पर लीटर पर मिनट, वो मोलैरिटी m लिखते हैं इसको। अच्छा, मैंने वैसे आपको एक्स्ट्रा बोल दिया कि अगर इन मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालना हो तो क्या करना चाहिए। सिंपल है, इसे 25 मिनट के सेकंड बना लो, यही है ना, सेकंड बना लो। तो उसमें आपने क्या करना, 0.01 को 25 पहले मिनट से 60 से और डिवाइड कर दो, ये आंसर सॉल्व करना, ये मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन किया, करें आगे। लो जी, मैं अब देखो कुछ में एनसीईआरटी में होती है, 1-2 है, पीछे एक्सरसाइज है, वो हम लोग अभी शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो जो टॉपिक हुए जा रहे हैं वो तो हमने अपनी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में से पिक एंड चूज करने पड़ेंगे। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, 7वां हो सकता है, फिर 25वां हो सकता है, तो इस तरीके से वो हमें बीच बीच में करने होते हैं, ठीक है। तो वो आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी ये अपना 3rd लेक्चर है इसका, केमिकल किनेटिक्स का, ठीक है। तो इन दिनों में कर सकते हो शुरू। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डालता हूँ, जो मैंने आपको असाइनमेंट देनी है उसमें भी हमने अच्छे लेवल क्वेश्चन करनी है। लिखो जी, एक ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन है पानी का, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 0.05 मिलीलीटर, ठीक है, 5 है, एक ड्रॉप है छोटा सा।
इसमें क्या है, ये क्या करता है, कंटेन्स 3 इंटू 10⁻⁶ मोल्स किसके, H आयन के, उस ड्रॉप में इतने H आयन के मोल हैं। अब लिखो इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H आयन, मतलब रिएक्शन के बाद कोई एसिड है, उसको अपने बेस ऐड किया होगा, तो H प्लस खत्म हुए जा रहे होंगे, तो डिसअपीयरेंस ऑफ H आयन इज 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये बोलता है कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग would it take for H ion to disappear। ये कितना टाइम लगेगा। यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करें शुरू। लो जी, लिख देंगे बाद में आंसर यहां पर। प्लान क्या है इस क्वेश्चन का, ये लो सॉल्यूशन निकालना, टाइम में क्या निकालना, टाइम निकालना, हाउ लॉन्ग, दिस टाइम दिया गया है, रेट, दिस इज द रेट, और ये वॉल्यूम दिया हुआ, ये मोल दिए हुए, इनसे कुछ करेंगे हम लोग। तो यहां ऐसे लिखो, रेट होगा ऐसे, H प्लस चेंज हो गया होगा प्रोडक्ट में, तो हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H आयन, ये कैसे लिखना था, देखो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही है, और तो कुछ है नहीं। ये रेट, ये कंसंट्रेशन, और यही है मोलैरिटी। निकालना हमने क्या है, डेल्टा टी, ये निकालना, और डेल्टा टी निकालना है तो माइनस डेल्टा H आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट, और हमें ये पूरा विद माइनस दिया हुआ है, डिसअपीयरेंस पूरा कंप्लीट दिया हुआ है हमें। हम क्या करेंगे, डेल्टा टी हमने निकालना है। ओके, हमें ये रेट दिया हुआ है, रेट मैं नीचे लिख लूं, तो यहां लिख लूंगा 1 टेम्परेचर 1.0 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन ये हमने मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, वो साइड में काम करते हैं। लो जी, H आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल H आयन के, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर इंटू करूंगा 1000, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं इसके 3 गुना 10⁻⁴ कितना, -6 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम है 0.05 मिलीलीटर, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, लो सॉल्व करता हूं, सॉल्व करूंगा, देखो ये वाला तो 5 इंटू 10⁻⁻² जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴, ये -6 है ना, तो 3 ये रहा, -3 आ गया, और नीचे 5 इंटू 10⁻⁻² जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, चेक करना कहीं गलती ना हो, ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। 3/5 करोगे तो 0.6 आएगा, 0.6 इंटू 10⁻⁻, -1 आ गया, और ये वैल्यू आ गई 6 इंटू 10⁻⁻², क्या आई, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁻² आ गई इसकी मोल पर लीटर की, ये तो मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर इससे कैंसिल हो गए, ये सेकंड है नीचे, ये जो रेट था सेकंड इनवर्स, 6 तो ऊपर रहा, 7 जाके ऊपर हो गया, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, एक बार फिर से चेक कर लीजिए प्लीज, ठीक है।
तो इसको जो टाइम लगा एक बार फिर से चेक कर लें। मैं एक क्वेश्चन में मोल है, सही है, 7 है ये, और रेट नीचे आ गया, टाइम निकालना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये टाइम लग गया, ये लो 6 × 10⁻⁻⁹ सेकेंड इसको टाइम लगेगा। लो जी ये था इसका आंसर, ठीक है। यहाँ 6 × 10⁻⁻⁹ सेकेंड लगेगा। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब उसी क्वेश्चन में ही आगे पीछे थी बॉडी। तो ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू दी होती है, थोड़ा जेई में नीट की तरफ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला उसी को ही आगे चेंज किया गया। ओके चलो बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा हम लोग इस टॉपिक के बाद जो भी, क्योंकि वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी निपटाता हूँ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जो रेट कांस्टेंट है मैं उसको एक बार समझा दूंगा आपको। तो लिखो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट लिखो, ठीक है। वैसे हमने इसको +1 के केमिकल इक्विलिब्रियम में किया हुआ था, बट मुझे रेट कांस्टेंट समझाना है बहुत जरूरी, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरू हो जाऊं। लो जी लिखो रेट कांस्टेंट, चलो जी ये के है, ऐसे के, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले बता दूं। मान लो ए ऑफ ए चेंज इनटू प्रोडक्ट है, तो यहां मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है जिसको हम -dx/dt लिखते हैं, वो इक्वल टू के, ए की पावर ए लिखी है मैंने ऐसे। ये के क्या चीज है के क्या चीज है, ओके समझा दूं आपको के क्या चीज है। देखो जी, इफ concentration of A is taken 1 मोल पर लीटर, देन जो रेट है वही के है। ओके समझ गए। रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन if concentration of all the reactant is taken unity, मतलब 1 मोल पर लीटर ली जाए तो, ये दिस द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके इस रेट कांस्टेंट के दो नेम और हैं, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट, बहुत फेमस, एक नेम और ये लो, एक नेम और, ठीक है, वो है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये भी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब 1 मोल पर लीटर के लिए, ये लो उसके लिए बात समझिए। तो जब अपने कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर ले ली तो स्पेसिफाई हो गया, कोई सा भी रिएक्टेंट अपने 1 मोल पर लीटर ले लेना उसके लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। और जो कुछ चीजें मेन हमें याद करनी है, दिस इज रेट कांस्टेंट, also known as velocity constant and also known as specific reaction rate, because that is for 1 mole per liter। ठीक है जी, ओके। अब जो रेट कांस्टेंट है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो जी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो जी, इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसकी? रेट कांस्टेंट के की। पहला, हाँ जी, रेट कांस्टेंट आपने देखा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, हैंस जो वैल्यू है ऑफ के एक्सप्रेस करेगी क्या, एक्सप्रेस क्या करेगी?
स्पीड ऑफ रिएक्शन, बताता हूं अभी। एक ए ने बी के साथ रिएक्शन की, सी बना, उसका के 6 इंटू 10⁻⁻8 है। फिर एक्स ने वाई से रिएक्शन की, जेड बना, उसका K2 4 इंटू 10⁻⁻5 है। अब बताओ पहले और दूसरे में कौन सी फास्टर है? तो उसके बच्चे बोलेंगे सर 6 वाली, अरे पावर तो देखो, ठीक है। बिकॉज K1 से K2 ज्यादा है, हैंस जो सेकंड है इज फास्टर देन द फर्स्ट। एक चीज और, जेड विल बी स्टेबल होगा देन सी। अच्छा, ये भी बताता है यार, अगर ये मोर रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो प्रोडक्ट स्टेबल है, और अगर ये लेस रिएक्टिव है तो इसमें ए बी मोर स्टेबल देन एक्स वाई, ए एंड बी मोर स्टेबल देन एक्स प्लस वाई। जो रिएक्टिव ज्यादा वो फॉरवर्ड जाएगा। दीज आर द सम इंफॉर्मेशंस। दिस फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sometimes some values are written in the question and we say it is a numerical. No, the values reflect some information, and this is one of the most important information that is given in this chapter. Okay, K. चलो जी आगे, रेट। अच्छा, रेट K पे डिपेंड करता है। दूसरा, एट डिफरेंट टेम्परेचर the K will be different because जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसीलिए K भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। बढ़ेगा ही, पक्का बढ़ेगा। एक क्वेश्चन आएगी, वैसे वो यहाँ लिखनी ठीक नहीं है बट हमें लिख देनी चाहिए। अरेंज क्वेश्चन है, ए ई रेज टू पावर ये बाय आर टी। सारा डेरिवेशन नहीं, इसका यूज अर्हीनियस इक्वेशन में आना। इस चैप्टर में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो अर्हीनियस की है, इसको बोलते ही अर्हीनियस इक्वेशन है। ये एनर्जी फैक्टर है, ये वो आर है, ये टेम्परेचर है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये रेट कांस्टेंट है। तीसरा, एट गिवन टेम्परेचर K फॉर A reaction will be constant, ये चेंज नहीं होता, बट ये डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर रिएक्शन। मतलब हर एक रिएक्शन का अलग अलग होगा, ठीक है। रेट स्पीड को नापता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे K सेम है, वो K स्पीड को नापता है। अरेंज क्वेश्चन इसके बारे में ये बताएगी, यही रेट कांस्टेंट है। किसी दिए हुए टेम्परेचर पे K की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते। तो इसका फंडा क्या है? लो जी, इसका फंडा समझो क्या है। इसका फंडा समझाता हूं। लो जी, क्या फंडा है इसका? ऐसे से बोलेंगे कि हमने A प्लस बी से C बनाया और उसका रेट कांस्टेंट 4 इंटू 10⁻³ है, और ये है एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड देन क्या होगा? डबल्ड एट सेम टेम्परेचर, देन A ऐसे आएगा, K डबल हो गया, जा K रिड्यूस हो गया टू हाफ
सी के सेम रहेगा, जा के इंक्रीज हो गया बाय के स्क्वायर। आंसर इसका ये। ऐसा क्यों? मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सेम टेम्परेचर। बच्चा सोचता सर आपने जब कंसंट्रेशन चेंज की तो कंसंट्रेशन रेट बढ़ेगा, रेट से के बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी, के कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बातें आपको। ओके, काम की बात और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। चौथी लास्ट बात क्या है, तो बहुत बार यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर रेट लिखता हूं, लिख लिया। इधर मैंने लिखा जैसे के, इनटू लिखा मैंने कंसंट्रेशन, उसकी पावर कोई भी एन लिख दी। ओके, किसी वो तो कॉफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। वैसे ये बताता हूं, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अगली क्लास में यही आना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हर चैप्टर में कोई ना कोई एक मेन टॉपिक होता है, सोल्यूशन पढ़ते हैं उसमें मेन चीज ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल, और इस चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दिस n कैन बी 1 2 3 4, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर नंबर 4। तो अगर मैंने k निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर n कर दूंगा n। अब रेट का यूनिट तो क्या है, रेट का यूनिट तो है मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर बट पावर n। ऐसे ही ना, पावर n। इसका मतलब मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और सेकंड इनवर्स इसका यूनिट होगा k का। तो जो k का यूनिट है वो n पे डिपेंड करता है, जैसे n पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर। एक चीज लिख लो कि यूनिट ऑफ k डिपेंड करेगा किस पे, ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही चीजें हमने अगली क्लास में करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल, आप n की वैल्यू पुट कर देना, k का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर लिख लेते हैं, वो भी कर सकते हैं ऑल्सो। इसमें लिखो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज बियर्ड, यहां से स्टार लगा के ऐसे लिख लो, इफ पार्शियल प्रेशर of reactant is used to determine that, to calculate, किसको कैलकुलेट करना, रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को, समझ गए। देन हमने जो k का यूनिट nth ऑर्डर के लिए निकालना है, वो हमने क्या करना, एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस n करके इधर टाइम इनवर्स का, टाइम चाहे सेकंड में ले लो, मिनट में ले लो, आवर्स में ले लो, तो हमने इसमें करना। ठीक है, ओके। आई थिंक यू आर रियली एंजॉयिंग द केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लिंक्ड है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, विद एग्जांपल्स है, और बच्चों की फीडबैक से जैसे उनके डाउट्स हमें आते हैं, रियल में दे आर वेरी हैप्पी। जो मेरे साथ कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो बिलीव करते हैं, जो पूरा मेरे साथ डिस्कस करते हैं, फ्रेंडली करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। So today we have finished lecture number 3 of the chemical kinetics about the factor affecting rate of reaction. How many factors? Yes, we revise it. There are 6 factors. First is, yes बोलिए, concentration. Second is nature of reactant. Third is, इसमें temperature था. Fourth one catalyst था. What about fifth? Surface area. और सिक्स्थ क्या था, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। सिक्स्थ हो गए, और एक मैंने एंड में एक नया और बताया था, स्टेट। तो ये हमने डिस्कस किए, देन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और न्यूमेरिकल के साथ साथ हमने एक टॉपिक और साथ में कर लिया, दैट इज अबाउट द रेट कांस्टेंट के, बिकॉज इन दिस चैप्टर, इन द कमिंग टॉपिक्स वी विल बी
वेरी मच यूज़ रेट कांस्टेंट, बहुत यूज़ करेंगे, बहुत यूज़। और उसके बारे में मैंने प्रीलिमिनरी नॉलेज आपको दे दी है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, मॉलिकुलरिटी है, इंटीग्रेटेड रेट क्वेश्चन है, दैट इज इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर नंबर 4, 5, 6। ओके, आई होप यू एंजॉय द केमिस्ट्री। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड नहीं की, मेरे साथ परमिशन ली, वो ले लो, ठीक है। हम आपको गाइड कर देंगे और उसके थ्रू आपको पूरा एक केमिस्ट्री का वर्ड मिलेगा। हम लोग उस ऐप के ऊपर भी बहुत सारे और फीचर ऐड किए जा रहे हैं। अभी बैचेज ऐड किए हैं, वीडियो लेक्चर ऐड किए हैं, लाइव वाले फंक्शन हो चुके हैं ऑन, बच्चों के साथ लाइव हम बैचेज में होंगे। उसके बाद उसमें आपके चैट बॉक्स भी हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हो, नोटिफिकेशन आती है उसमें। और जो भी फीस वगैरह के सारे उसी में आपके अपडेट होंगे, जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ रेगुलर रहते हैं। फिर और भी फीचर हमने उसमें, क्योंकि दैट वाज कस्टमाइज्ड, वो मेरे द्वारा ही है, हमारी फोटोन की टीम उस पर लगी हुई है, तो हम उसमें आपको नए नए फीचर दे रहे हैं। आपको जस्ट उस पर क्लिक करना और यू हैव टू एंजॉय द केमिस्ट्री वर्ल्ड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।